Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss Chemistry 9th, chapter number 1, Knowledge 2 paper. So it got 31 questions, that is full board pattern paper, and it contained 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. You have 120 minutes to complete this paper. Okay, first of all, we have multiple choice questions. Question number 1, human body has carbon up to. ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन की परसेंटेज पूछी गई है, तो ये आपका बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर मेंशन है। ये पेज नंबर 6 के ऊपर आप देख सकते हैं, कार्बन 18%। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद करने को मिलेगा, तो 18% इसका आंसर है। ओके, ए ऑप्शन। सो नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अस इन डेली लाइफ, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, एस्पेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। अब इस तरह का जब एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट वाला, तो इसमें अब आपको लग रहा है कि चारों ही आ सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो बुक में स्टेटमेंट लिखी होती है बिल्कुल वही आपको इसमें पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बुक को देखें तो बुक के अंदर आपके फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड एस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ का वर्ड यूज़ किया गया। तो फिर आपने भी इधर आंसर में फैसिलिटीज़ ए ऑप्शन को ही करेक्ट करना है, आप बाकी ऑप्शंस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है जी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अच्छा, एमसीक्यूज करने की एक टेक्निक होती है बच्चों, वो ये होती है कि आप सबसे पहले जो बिल्कुल ही नॉट रिलेटेड वाले दो ऑप्शंस हैं उनको निकाल लें, कि मतलब ऐसे दो ऑप्शंस जो बिल्कुल भी आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि इसका आंसर होंगे, उन दोनों को पहले निकाल लें। बाद में आपके पास जो दो बचते हैं उसमें से जो आपको जो क्लोजली लगता है उसको टिक करें, इस तरह आपके लिए करना इजी हो जाएगा। लाइक अब इस एमसीक्यूज के अंदर ब्रांच ऑफ साइंस पूछा गया, साइंस की ब्रांच, लेकिन यहाँ अगर हम बी और सी ऑप्शन को देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ केमिस्ट्री की ब्रांचेस को जिक्र किया गया, ठीक है, नॉट साइंस ब्रांचेस। दैट्स वाई ऑप्शन बी एंड सी आर कम्प्लीटली इनकरेक्ट। इन दोनों की तरफ हम देखेंगे ही नहीं। आगे हमारे पास बच गई हैं दो एग्जाम्पल्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, सो नाउ हम देख सकते हैं हम इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है। उसने हमें मैटर का पूछा है। मैटर को हमेशा बच्चों, मैटर के रिएक्शन वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमेशा केमिस्ट्री में स्टडी की जाते हैं, नॉट इन फिजिक्स, ठीक है। तो आपके पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फोर्थ है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडीज ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट, यानी सिवाय कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकती। डी ऑप्शन देखें, बायोकेमिस्ट्री। बायो का आपको पता है लिविंग सेल्स से रिलेटेड, अब स्टेटमेंट में कहीं पे भी लिविंग सेल्स की या ह्यूमन की बात नहीं हो रही, दैट मीन्स ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ओके, अब अगर हम सी ऑप्शन देखें, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें भी हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी फिजिकल की बात नहीं हो रही, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आल्सो इनकरेक्ट। अब हमारे पास यही दोनों ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन है, तो बच्चों उन्होंने एक्सेप्ट कहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सबका जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड का जिक्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, उनके अलावा सारे कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक में डील किया जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जिससे हमें सब्सटेंस की शनाख्त पता चलती है कि सब्सटेंस है क्या। अच्छा, अब इसमें बच्चों देखिए, आपने चैप्टर के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है, ये आपके चैप्टर में मौजूद है, लेकिन ये क्लिनिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस, ये दोनों चीज़ें आपने चैप्टर में नहीं पढ़ी, दैट मीन्स ये दोनों इससे रिलेट नहीं करती हैं। बी और डी ऑप्शन ये निकल गई हमारे पास। बाकी की जो दोनों ऑप्शन है उसमें देखते हैं। सी ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी से रिलेटेड, ये किसी सब्सटेंस की मिकदार के बारे में बात करती है, अमाउंट के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ मिकदार का नहीं पूछा हुआ, आइडेंटिटी का पूछा हुआ है कि वो सब्सटेंस है क्या चीज़, तो वो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में डील करते हैं, दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इम्प्योर मैटर इज, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम देखते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड, ये दोनों तो बच्चों प्योर मैटर की टाइप है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों इस ऑप्शन में नहीं आ सकते, बिकॉज प्योर मैटर, यू नो, इट इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस, प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, तो सब्सटेंस की ये दोनों टाइप्स हैं, दैट्स वाई ये दोनों तो इसमें नहीं आ सकती। इसके अलावा एटम भी बच्चों एलिमेंट के ही सब एटॉमिक में आ जाता है, यानी कि
एलिमेंट से निचले लेवल पे एटम आ जाता है, तो ये भी उसी चीज़ में आ जाता है, ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक मिक्सचर ऑप्शन है जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड कौन है? अब अगर आप यहाँ सी ऑप्शन देखें, नाइट्रोजन, आपको पता है, आपने अक्सर चैप्टर में पढ़ा है नाइट्रोजन गैस, हवा में नाइट्रोजन गैस होती है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि नाइट्रोजन तो गैस है। दैट मीन्स कि वो इस MCQs का आंसर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर मरकरी को देखें, जी हाँ ये लिक्विड है। ब्रोमीन को देखें, ये भी लिक्विड है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, डी ऑप्शन। आगे है मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू आपकी बुक में मेंशन है ऑप्शन डी 1.672 × 10⁻⁴ ग्राम, ठीक है। ग्राम के अंदर इसकी वैल्यू ये है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है AMU के अंदर? तो वो 32 है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राम के अंदर भी 32 ग्राम होता है, लेकिन वो पर मोल होता है, वो एक मोल के अंदर होता है, ठीक है। AMU का मतलब है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो जब एक मोल के अंदर आपके पास होते हैं 32 ग्राम, तो फिर जब आप वो उसका मतलब है वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के अंदर 32 ग्राम होते हैं। ओके, तो अगर आप उसमें से एक पार्टिकल का मास निकालें तो जो भी आंसर आएगा उसको AMU में कन्वर्ट करें तो आपके पास अगेन 32 ही आंसर आ जाएगा। ओके, दैट्स वाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस हुज एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो इन सब के अंदर हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है जिसमें एटॉमिक नंबर्स, जिसके तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो? तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट की डेफिनेशन में ही ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सब्सटेंस विच हुज ऑल एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर। ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स, इन सब के अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया तो वो 20 है, टेबल में मेंशन है, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होती है, इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनके नेम्स लिख देने हैं, बुक में भी मेंशन है, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पर मेंशन है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर, टेक्सटाइल, सोप, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ की एप्लीकेशन में आ जाती हैं। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पूछी जा रही है, ठीक है। वो भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है। इट हैज़ एप्लीकेशंस, यहाँ से इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज गिलास, सीमेंट, सेरामिक्स एंड मेटलर्जी। ओके, तो मेटलर्जी क्या है? ओर्स में से मेटल्स को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। ओर्स क्या होती हैं? जो हमारे पास रॉक्स होती हैं, उनमें डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, तो लेकिन मेटल के अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को निकाल के सिर्फ और सिर्फ मेटल उसमें से हासिल करना, वो एक बड़ा प्रोसीजर होता है, उसे कहते हैं मेटलर्जी। तो इन सब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सिंबल। सिंबल की डेफिनेशन, ठीक है। सिंबल क्या है? एब्रीविएशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल, ठीक है। डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जाम्पल आप लिख दें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, ठीक है। उसी तरह से सोडियम है, उसका सिंबल होता है Na। इसके अलावा बच्चों आपने इसमें इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस भी लिखनी है, तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिल सकेंगे, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि सिंबल यूज़ करने से हमें बार बार एलिमेंट का नेम मेंशन नहीं करना पड़ता। वी डोंट हैव टू मेंशन द नेम ऑफ एलिमेंट अगेन एंड अगेन व्हेन वी यूज़ अ सिंबल। ओके, इसकी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे आपको वीडियो में आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा बताने के लिए यहाँ पर शो किया जा रहा है मार्किंग कैटेगरी के डेफिनेशन का 1 मार्क्स मिलेगा, कॉट एग्जाम्पल का और सिग्निफिकेंस का 0.5 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये शो नहीं हो रही होंगी, क्योंकि बोर्ड में भी आपको ये शो नहीं होंगी, ठीक है। दैट्स वाई वो आपने खुद ही लिखना होगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायर है, ये सिर्फ इस वीडियो में शो हो रहा है।
ओके, नेक्स्ट है राइट डाउन, इनमें एलिमेंट्स बताने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले है एयर। एयर में आपको पता है कि गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, N, ठीक है, N आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन होती है, O आ जाएगा। फिर उसके अलावा हमारे पास होती है आर्गोन। आर्गोन का सिंबल लिखेंगे AR, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं H, ओके। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो मिल्क में आप लिखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, एक्सेट्रा, ओके। सॉइल है नेक्स्ट, कि सॉइल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सॉइल ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन मस्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें बच्चों ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे एलिमेंट सॉइल में है, ठीक है। उसके अलावा है ब्रास। ब्रास एक अलॉय है। अलॉय का मतलब है दो मेटल्स का मिक्सचर। तो इसमें कौन कौन सी दो मेटल हैं? एक है जी कॉपर और एक है जी जिंक, ठीक है, कॉपर एंड जिंक। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव विच एलिमेंट, इनमें कौन कौन से एलिमेंट है? शुगर। शुगर में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कॉमन साल्ट आपको पता है, हमारे घरों में जो सॉल्ट यूज़ होता है उसका फार्मूला क्या है? NaCl, दैट मीन्स सोडियम और क्लोरीन। फिर है जी लाइम वाटर। लाइम वाटर में हमारे पास होता है कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और चॉक है। चॉक कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आएगा कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके। सो ये अपने एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। उसके बाद है केमिकल फार्मूला लिखना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो इसका फार्मूला होता है जी SiO2। तो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है बच्चों उस रेत को कहते हैं, और रेत का सैंड का फार्मूला हमारे पास होता है SiO2, ठीक है। ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी? बुक में मेंशन है, व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स मॉलिक्यूलर आयन, ओके। कि जब एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं CH4 पॉजिटिव, ठीक है, बुक में मेंशन है। इसके अलावा इसमें आपको टाइप भी लिखनी पड़ेंगी, इनके टाइप्स का भी 1 मार्क होगा। और टाइप्स आप क्या लिखेंगे? केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। उनकी आप टाइप्स, उनकी एग्जाम्पल साथ साथ मेंशन करेंगे। केटाइनिक मीन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइनिक मीन्स जिन पे माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट है जी डिफाइन केमिकल स्पीशीज। सो केमिकल स्पीशीज की डेफिनेशन आप लिखेंगे, केमिकल स्पीशी is a general term used to mean atoms, molecules or ions, ठीक है। कि यानी कि एक जनरल टर्म है जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। आप एग्जांपल लिख सकते हैं किसी भी आयन की, लाइक Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, उनके आप टाइप लिख सकते हैं। What is the relationship between mole and mass? मोल एंड मास का जो रिलेशनशिप है वो एक फार्मूला है जिसमें मोल भी आता है और मास। जब भी रिलेशनशिप की बात की जाती है तो वो एक ऐसा फार्मूला आता है जिसमें ये भी चीज़ प्रेजेंट हो और ये भी चीज़ प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर एक फार्मूला मेंशन कर देना है, आपके मोल वाले टॉपिक में आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पास है पेज नंबर 18, ओके 18, 19। इसके अंदर आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ नीचे मोलर मास आएगा, जैसे सोडियम का मास आपको पता है 23 होता है, तो वो यहाँ 23 आएगा। नॉन मास का मतलब है कि जितना मास आप यूज़ करने से, लैब में आप सोडियम यूज़ कर रहे हैं, आपने सोडियम का लिया 1 ग्राम, ठीक है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, ओके। तो जितना आप यूज़ कर रहे हैं, जितना न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो नॉन मास होता है, और मोलर मास क्या होता है? जो आपको याद होता है वो इसका मोलर मास होता है। तो ये फार्मूला सिर्फ जस्ट एक फार्मूला आप इसके आंसर में मेंशन कर देंगे,
ओके, फाइंड द मास ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन 3 मोल हैं ऑक्सीजन एटम के, आपने उनका मास बताना होगा। तो किस तरह से बताएंगे? ठीक है, वैसे तो आप को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, यानी सिंगल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वैसे वो होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो आप लिखेंगे जी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसमें आपको पता है हमेशा जब हम एक चीज़ का नॉर्मली मास लिखते हैं वो मोलर मास होता है, यानी 1 मोल के अंदर, तो हम लिखेंगे 1 मोल। ठीक है, अगर आप इसको रिवर्स करके स्टेटमेंट को लिखते हैं, क्योंकि आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कितने मोल्स के बारे में पूछा गया है? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 3 मोल का मास हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नाउ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 48। 48 साथ में ग्राम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, फिर ग्राम मास का यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह से 1 मोल का मास 16 ग्राम है, 3 मोल का क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और इसके अलावा आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं कि मोल इज इक्वल्स टू नॉन मास ओवर मोलर मास। तो फिर नॉन मास निकालना होगा, मोलर मास उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे आप, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका आंसर करेक्ट आया उसका 0.5 मिलेगा, और यूनिट ग्राम लिखने का भी 0.5 मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉर्पुस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लास्ट में है, साइंस टेक्नोलॉजी जहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके अंदर मेंशन है कॉर्पुस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। ये पूरा पैराग्राफ इसमें आएगा। ठीक है, इसमें डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है, उसने 1924 में मैटर की ड्यूअल नेचर के बारे में बात की। ड्यूअल का मतलब है 2, कि मैटर 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक तो वो पार्टिकल्स की फॉर्म में और एक वो वेव्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, वो सिर्फ पार्टिकल की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, वो रेडिएशंस यानी वेव्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने बताया था डिटेल से, ही प्रूव दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ अटैच्ड विद वेव्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ वेव्स लाजमी होती हैं, चाहे बहुत ही स्मॉलर वेवलेंथ की हों, लेकिन वेव्स होती हैं। इसी तरह जो हर वेव होती है उसकी कॉर्पुस्कुलर नेचर भी होती है। कॉर्पुस्कुलर का मतलब होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, हर वेव पार्टिकल में भी एग्जिस्ट करती है, इसी तरह हर पार्टिकल वेव्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका कॉर्पुस्कुलर नेचर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। ओके, जब आप एसिटिक एसिड का फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला बच्चों होता है CH3 COOH। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ओके, अच्छा, अब अगर आप देखें एम्पिरिकल फार्मूला, आपको कल भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि किस तरह से निकालते हैं। आज मैं फिर बता देती हूँ। हमारे पास कार्बन देखें यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2 C2। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 4। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2। ठीक है, ये हमारे पास एक इसका फॉर्मूला बनता है, लेकिन हमने एम्पिरिकल निकालना है। एम्पिरिकल का मतलब है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ओके, ये 2 4 2 तीनों के तीनों 2 के टेबल में जा रहे हैं। ठीक है, इनको डिवाइड कर दें, यहाँ पे आएगा 2 1 2 यानी 1 आना है। 1 को आप ना भी लिखें तो खैर है। ठीक है, 2 2 4 तो यहाँ 2 आएगा। ऑक्सीजन के साथ 2 1 2 यानी वहाँ पे भी हम ना लिखें तो भी खैर। तो ये है जी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड।
के एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये CH2O का एम्पिरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट उसने कहा है कि इसका एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करें, यानी हमने CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं C2H4O2 की फॉर्म में। ओके, C2H4O2, ठीक है। कार्बन का मास आपको पता है 12 होता है, 12 × 2। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 × 4। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 × 2। ओके, सॉल्व कर लेंगे। जब आप इन सारों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन, आपके ब्रांचेस के अंदर मेंशन है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री is a branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. Okay, radioactivity means radiations को डील करती है, रेडिएशंस को स्टडी करती है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस मींस न्यूक्लियस के रिएक्शंस को डील करती है। ज़्यादातर बच्चों जो रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे या आगे आप पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शंस होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन के ही सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस के रिएक्शन नहीं होते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर प्रेजेंट है शेल के, ठीक है। उसके तो रिएक्शन पढ़ेंगे ही आप, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी रिएक्शंस होते हैं, तो उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी बहुत हमारे यूज़ में आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है और रेडिएशंस के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस को डील करती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। साथ में आप इसकी एप्लीकेशन या स्कोप लिखेंगे। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है जी, रेडियोथेरेपी में आती है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है रेडिएशंस डाल के, ठीक है। तो क्योंकि इस ब्रांच में रेडिएशंस यूज़ होती हैं तो हम रेडियोथेरेपी भी इसी ब्रांच में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को सेव करने के लिए, ठीक है, खुराक महफूज करने के लिए भी रेडिएशंस का यूज़ आता है। उसके अलावा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस के रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम यूज़ किया जाता है, तो इसलिए वो भी हम इसी ब्रांच में स्टडी करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के रिएक्शंस करवाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये है डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं और वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, हम गैस दिया सलाई जलाते हैं, ठीक है, घरों में जो खाना पकाने के लिए गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या पोल्यूशन कोज होती है, ठीक है। अगर होती है तो उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए, कैसे कम करना चाहिए, वो चीज़ें हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक है। साथ में आप स्कोप लिखेंगे कि इससे हमें इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, ठीक है। इसको हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम पोल्यूशन का मुकाबला कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज़ डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और केमिस्ट्री की जो भी डेफिनेशन है, आपकी पूरी केमिस्ट्री की ही डेफिनेशन चल रही है, साथ एंड पे लिखा हुआ है फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डेफिनेशन वही है जी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कि हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाइटामिन हैं,
उन सब की स्टडीज़ को, उनके रिएक्शंस को देखना, उनके स्ट्रक्चर्स को देखना, उसे बायोकेमिस्ट्री में डील किया जाता है। और एप्लीकेशंस भी इसकी आप लिखेंगे मेडिसन, फूड साइंसेस एंड एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, इन सब में यूज़ होगी। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो उसकी सिग्निफिकेंस आपकी बुक में मेंशन है ये चीज़, ठीक है जी। जब आप यहाँ पर आते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला वाला जो टॉपिक है, ये आपने यहाँ से आपने कुछ लिखना नहीं है, इसके साथ आपको जो ये डायाग्राम्स ही नज़र आ रही है इसके दरमियान में लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपके आंसर में आएंगे, ये वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो उसके राइट करने का तरीका है ना, लेकिन सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत यहाँ पर है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास इसकी पहली सिग्निफिकेंस है जी, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, एग्जांपल वाटर, H2O, ठीक है। जो भी केमिकल फार्मूला होता है वो एक कंपाउंड का स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और जैसे H2O है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही फार्मूला है और किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। तो H2O को देखते ही आपको पता चलेगा कि वाटर को कह रहे हैं, वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है कि फार्मूले से उस सब्सटेंस का नाम पता चल सकता है। सेकेंड है इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं इसका भी पता चलेगा। जैसे वाटर है H2O, तो इसमें साफ पता चल रहा है इसमें H है और O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। थर्ड इसका फ़ायदा ये है कि इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम, ठीक है। तो कि हमें फार्मूले की वजह से हम मैस निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने एसिटिक एसिड का मैस कैलकुलेट किया था, बिकॉज हमें पता था कि उसका फार्मूला है CH3COOH, ठीक है। तो इसलिए फार्मूले याद हों तो हम मैस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इट इज़ इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट और ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो यानी इसके अंदर हम एक मॉलिक्यूल का मैस भी निकाल सकते हैं, यानी कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इट आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी 1 मोल में कितना मैस होगा वो भी पता लग जाएगा। जैसे वाटर है उसका मैस 18 है और हमें पता है कि वो मोलर मैस है तो 18 ग्राम पर मोल है, तो एक मोल में उसके 18 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह हम एक मोल के मैस का भी पता लगा सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो ये वाला भी आपका इसमें मेंशन है पेज नंबर 15, एटम एंड आयन के डिफरेंस। ये 3 डिफरेंसेस हैं, सारे आप लिखेंगे। क्या फर्स्ट है इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जबकि आयन जो है वो एक आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे NaCl एक कंपाउंड है, उसका यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, Na पॉजिटिव आयन या Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। सेकंड है कि एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है अकेला और नहीं भी कर सकता है, यानी कि एटम किसी के साथ रिएक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। लेकिन जो आयन है उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, तो इसलिए वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, ठीक है। जैसे सोडियम है उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो वो किसी माइनस चार्ज वाले के साथ रिएक्शन करके ही एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह थर्ड है कि इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो।
इसी तरह थर्ड है मोल इज़ अ ऐसा यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करें और उसकी एग्जांपल लिखें। ठीक है, तो मोल वाला टॉपिक आ जाएगा पेज नंबर 18। मोल, सबसे पहले डेफिनेशन है कि मोल क्या क्वांटिटी है। मोल वो क्वांटिटी है जिसमें इतने पार्टिकल्स हों, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों। ठीक है, पार्टिकल्स का क्या क्या मतलब है वो भी आगे ब्रैकेट में लिखा है। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो मोल जो है वो मैस के साथ उसका एक रिलेशनशिप है, वो के फार्मूले से पता चलेगा। और मोल को हम एब्रीविएशन कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल क्या है, MOL। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है या तो वो एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर वो एलिमेंट होगा, सिंपल एटम होगा, जैसे सोडियम है तो उसका मैस 23 है, तो उसको हम कहेंगे ये उसका एटॉमिक मैस है क्योंकि वो सिंगल चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो वो सिंगल नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल है, तो उसके मैस को कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस। इसी तरह कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो उसके मैस को हम मॉलिक्यूलर मैस नहीं कहेंगे बल्कि फार्मूला मैस कहेंगे। ठीक है, कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनके मैस को फार्मूला मैस कहते हैं। तो इन सारे मैसेस को या तो AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर उनको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो दीज आर कॉल्ड मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस के बारे में आ गया। जैसे कि वाटर का मैस अगर ग्राम में लिखें तो 18 ग्राम होता है, तो उसका मोलर मैस होता है, यानी एक मोल के अंदर वाटर का मैस 18 ग्राम। उसके बाद है जी के मोल की एक और इसी वजह से डेफिनेशन बन गई कि एटॉमिक मैस हो या मॉलिक्यूलर मैस हो या फार्मूला मैस हो, सबको ही अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो वो एक मोल के बराबर होता है। आगे उसने एग्जांपल से बताया हुआ है, जैसे कार्बन का मैस है जी 12 ग्राम, तो वो एक मोल होगा। इसी तरह वाटर का मैस 18 ग्राम है कैलकुलेट करके, तो वो भी 1 मोल के बराबर है। H2SO4 का 98 ग्राम है, वो भी 1 मोल है। NaCl का फार्मूला मैस, बिकॉज इट्स एन आयोनिक कंपाउंड, तो इसको फार्मूला मैस कहेंगे। इट इज़ 58.5 ग्राम, तो इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 मोल। आगे इसकी रिलेशनशिप है, तो उसमें फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। और अगर नॉन मैस इसमें से निकालना हो तो आपको पता है मोलर मैस उधर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस के, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप लिखने का अलग मार्क होगा। ठीक है, ये मोलर मैस वाली जो एक्सप्लेनेशन है, ये सेकंड पैरा, इसको लिखने का अलग मार्क होगा। मोल की दोनों डेफिनेशंस लिखने का अलग मार्क होगा, सिंबल भी लिखना पड़ेगा, और साथ में आपको एग्जाम्पल्स का अलग मार्क होगा। ठीक है, इसलिए इसकी हर चीज़ आपने हेडिंग्स के साथ कंप्लीट करनी है। उसके बाद है जी डिफाइन मैटर, सब्सटेंस एंड मिक्सचर, तो उसमें भी आपके पास मेंशन है मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस हो, जो जगह घेरती हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे कि कोई भी टेबल है, उसका कोई ना कोई वज़न होता है और वह जगह भी घेरता है, तो वो मैटर कहलाता है। इसी तरह से हम लोग खुद भी हैं, हमारा भी कोई ना कोई वेट होता है और हम भी जगह घेरते हैं, तो हम भी मैटर हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर है। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं, कौन कौन सी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर है जी सब्सटेंस। सब्सटेंस की डेफिनेशन है कि मैटर की अगर प्योर फॉर्म हो तो उसे सब्सटेंस कहते हैं, और प्योर होता है इसलिए उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, तो फिक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर वो प्योर फॉर्म ना हो, इम्प्योर मैटर हो, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट हों, तो उसे मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, और मिक्सचर आगे से 2 तरह का हो सकता है, या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो इसके अलावा जो सब्सटेंस है उसकी भी 2 टाइप्स हैं, तो नीचे मेंशन है टेबल में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो इधर आप लोगों का एक पेपर कंप्लीट हो गया। बेस्ट ऑफ लक।